नमस्कार दोस्तों। सुबह की 7 बजे थे। शहर की सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें अभी अभी इमारतों की छतों को छू रही थीं। सड़क के किनारे चाय की टपरी पर कुछ लोग इकट्ठा थे जो गपशप में मशगूल थे और पास ही एक ऑटो स्टैंड पर कुछ ऑटो वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। उसी स्टैंड पर एक ऑटो में बैठी थी अदिति मिश्रा, उम्र 30 के आसपास, पेशे से वकील। लेकिन आज उनकी वेशभूषा किसी साधारण औरत जैसी थी। एक सलवार कमीज, हल्के नीले रंग की, बिना किसी डिजाइन के, और सिर पर एक साधारण दुपट्टा। उनके चेहरे पर ना कोई श्रृंगार था, ना कोई चमक दमक, बस एक सादगी जो शायद जानबूझकर चुनी गई थी। उनके हाथ में एक पुराना सा बैग था जिसमें कुछ फाइलें और एक पानी की बोतल थी। वो ऑटो में बैठकर ड्राइवर से बोली, भैया कोर्ट चलो जल्दी। ऑटो वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम सुरेश यादव था। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कहानी खुलने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हो? जहां कहीं से भी देख रहे हो, अपना शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है, लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सिर हिलाकर बोला, हाँ मैडम, बस 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। ऑटो स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे सड़क पर चल पड़ा। अदिति ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आज का दिन उनके लिए खास था। एक बड़ा केस था जिसकी सुनवाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उनकी पहचान पहले से जाने। इसीलिए उन्होंने अपनी वकील वाली छवि को छुपाकर साधारण कपड़े पहने थे। ऑटो शहर की तंग गलियों से निकल रहा था। सड़क पर हल्का ट्रैफिक था और जगह जगह लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिख रहे थे। कोई सब्जी वाला अपनी रेहड़ी सजा रहा था तो कोई स्कूल के लिए बच्चों को तैयार कर रहा था। अदिति खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वो सोच रही थी अपने केस के बारे में, जिसमें एक गरीब परिवार के लिए वो मुफ्त में लड़ रही थी। वो परिवार एक बड़े बिल्डर के खिलाफ था जिसने उनकी जमीन हड़प ली थी। अदिति के लिए ये केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि एक जंग थी जो वो सच और इंसाफ के लिए लड़ रही थी। ऑटो अभी कुछ ही किलोमीटर चला था कि अचानक एक पुलिस की जीप सामने से आई और ऑटो को रुकने का इशारा किया। सुरेश ने ब्रेक मारा और ऑटो को सड़क के किनारे रोक दिया। अदिति ने चौंक कर बाहर देखा। 2 पुलिस वाले जीप से उतरे और ऑटो की तरफ बढ़े। एक पुलिस वाला जिसकी उम्र 40 के आसपास थी, मूंछों वाला, और दूसरा जवान, शायद 25 या 26 साल का। मूंछों वाला पुलिस वाला, जिसके नेम प्लेट पर लिखा था इंस्पेक्टर विनीत राणा, ने ऑटो वाले से सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रहा है, कागज दिखा। सुरेश ने घबराते हुए अपनी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो के कागजात निकाले। साहब, सब ठीक है, मैं तो बस कोर्ट जा रहा हूं, मैडम को छोड़ने। विनीत राणा ने कागजात लिए और उन्हें उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने अदिति की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान दी और बोला, तू कहां जा रही है इतनी सुबह सुबह, ये साधारण सा लिबास पहनकर? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? अदिति ने उसकी बात सुनी लेकिन चुप रहीं। उन्होंने अपनी आंखें नीचे रखीं और कोई जवाब नहीं दिया। उनका मन चाह रहा था कि वो तुरंत अपनी वकील वाली पहचान बता दें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। वो देखना चाहती थी कि ये सब कितना आगे जाता है। विनीत राणा ने उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा और अपनी आवाज को और सख्त करते हुए बोला, बोल, क्यों चुप है? कहीं चोरी चारी करने जा रही है क्या, या कोई और काम करती है? उसका लहजा बेहद अपमानजनक था। पास खड़ा जवान पुलिस वाला, जिसका नाम अर्जुन सिंह था, हंसने लगा। साहब, लगता है कोई गांव से आई है, देखो ना कितनी साधारण दिख रही है। अदिति का खून खौल रहा था, लेकिन वो अब भी चुप थीं। उन्होंने अपने बैग को और कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, इनका हिसाब बाद में होगा। सुरेश ने घबराते हुए कहा, साहब, मैडम तो अच्छी औरत हैं, मैं तो बस इन्हें कोर्ट छोड़ने जा रहा हूं। विनीत राणा ने सुरेश की तरफ देखा और चिल्लाया, चुप कर, तू अपनी औकात में रह, जब तुझसे पूछूंगा तब बोलना। फिर उसने अदिति से कहा, उतर, तेरे बैग की तलाशी लेंगे। अदिति ने धीरे से ऑटो से उतरते हुए कहा, साहब, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस कोर्ट जा रही हूं। उनकी आवाज में शांति थी, लेकिन आंखों में एक आग थी जो अभी छुपी हुई थी। विनीत राणा ने उनकी बात को अनसुना करते हुए उनके बैग को छीना और खोल कर देखने लगा।
उसने फाइलें निकाली, पानी की बोतल निकाली और फिर एक फाइल को देखकर हंसते हुए बोला, अरे ये क्या, कागज पत्थर लेकर घूम रही है, लगता है कोई नकली वकील है। अर्जुन ने भी हंसते हुए कहा, साहब ये तो सस्ती सी औरत लगती है, शायद किसी को फंसाने जा रही है। अदिति ने अब तक अपने गुस्से को काबू में रखा था, लेकिन उनका धैर्य जवाब देने लगा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी समय नहीं है। वो चुपचाप खड़ी रहीं, जबकि पुलिस वाले उनका बैग उलट पलट कर देखते रहे। विनीत राणा ने बैग वापस फेंकते हुए कहा, चल थाने चल, तुझ जैसे को तो वहीं ठीक करना पड़ता है। अदिति ने शांति से कहा, साहब मुझे कोर्ट पहुंचना है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन विनीत राणा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने अदिति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं खुद चल सकती हूं। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी सख्ती थी। विनीत राणा ने ठहाका लगाया और बोला, अरे देखो तो गुस्सा आ रहा है, चल थाने में तेरी अकड़ निकाल देंगे। अदिति को जबरदस्ती जीप में बैठाया गया। सुरेश ने डरते हुए कहा, साहब मैडम को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूं ये अच्छी औरत है। लेकिन विनीत राणा ने उसे एक धक्का मारा और बोला, चल निकल यहां से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। सुरेश डर के मारे चुप हो गया और ऑटो लेकर पीछे हट गया। अदिति को जीप में बिठाकर पुलिस वाले थाने की तरफ चल पड़े। जीप में बैठे बैठे कविता का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो हर बात को, हर शब्द को, हर अपमान को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। उसने ठान लिया था कि इन पुलिस वालों को उनकी औकात दिखाएगी, लेकिन सही समय पर। थाने पहुंचने पर कविता को एक छोटे से कमरे में बिठाया गया। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी थी और दीवारें गंदी थीं। राजेश चौधरी ने दरवाजा बंद किया और निखिल के साथ अंदर आया। उसने कविता से कहा, बोल साली, अब सच सच बता, क्या धंधा करती है, कहां से आई है? कविता ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कोर्ट जाना है, मेरे पास समय नहीं है। राजेश चौधरी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोला, साली बहुत अकड़ है तुझ में, देख अभी तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। उसने निखिल से कहा, इसे लॉकअप में डालो, रात भर यहां रहेगी तो अपने आप सच बोल देगी। कविता ने अब तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वो जानती थी कि अगर उसने अभी अपनी वकील वाली पहचान बता दी तो शायद ये पुलिस वाले डर जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चाहती थी कि ये लोग और गलतियां करें ताकि वो इनका हिसाब पूरी तरह कर सके। उसने चुपचाप लॉकअप की तरफ जाने का इशारा स्वीकार किया। लॉकअप में उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया जहां बदबू और गंदगी थी। कविता ने वहां बैठकर अपने दिमाग को शांत किया। उसने सोचा ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। रात होने वाली थी और कविता ने ठान लिया था कि वो अगले दिन कोर्ट में इन सबका हिसाब करेगी। रात गहरा रही थी। थाने का लॉकअप, जहां कविता को बंद किया गया था, एक तंग बदबूदार कमरा था। दीवारों पर सीलन की गंध और पुराने पसीने की बू थी। एक कोने में टूटी हुई खाट पड़ी थी जिसके ऊपर एक गंदा सा गद्दा था जो शायद सालों से धुला नहीं था। लॉकअप की खिड़की पर लोहे की सलाखें थी जिनके पीछे से बाहर की सड़क का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। कविता उस खाट पर बैठी थी। उसका बैग उसके पास ही रखा था। उसने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और अपने घुटनों को सीने से सटाकर बैठ गई। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वो हर उस शब्द को, हर उस अपमान को याद कर रही थी जो राजेश चौधरी और उसके साथी निखिल ने उसके साथ किया था। साली, हर मजादी कहीं की, चोरी चकारी धंधा करती है। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, लेकिन कविता का चेहरा शांत था, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इन लोगों को उनकी औकात दिखाएगी, और वो भी ऐसे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। लॉकअप के बाहर गलियारे में दो सिपाही बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें कविता तक पहुंच रही थीं। एक सिपाही, जिसकी आवाज में हल्की सी हरियाणवी लहजा था, बोला, यार ये औरत तो कुछ बोलती ही नहीं, लगता है कोई चालू माल है जो पकड़ी गई है। दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, हाँ साहब, तो इसे रात भर लॉकअप में रखकर सारी अकड़ निकाल देंगे। कविता ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानती थी कि अभी उसका समय नहीं आया था। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट्स लिखने शुरू किए। वो हर उस पुलिस वाले का नाम, उनके नेम प्लेट और उनकी बातें लिख रही थी। उसकी लिखावट साफ और तेज थी, जैसे वो कोर्ट में कोई दलील तैयार कर रही हो। उसने समय भी नोट किया, रात के 9:45। तभी गलियारे में कदमों की आहट हुई। राजेश चौधरी लॉकअप के बाहर आया और सलाखों के पीछे से कविता को देखने लगा। उसकी आंखों में गंदी सी चमक थी। क्या लिख रही है साली? उसने सख्त लहजे में पूछा। कविता ने डायरी बंद की और शांत स्वर में कहा, कुछ जरूरी नोट साहब। राजेश ने ठहाका लगाया और बोला, नोट्स? अरे साली, तू तो कोई जासूस बन रही है। बोल, सच सच बता, क्या माजरा है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ेगी। कविता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कोर्ट जाना है। आप मुझे गलत तरीके से रोक रहे हैं।
राजेश ने गुस्से में सलाखों पर लाठी मारी और चिल्लाया, साली बहुत बोलने लगी है, देख अभी तुझे अंदर की कोठरी में डाल दूंगा, फिर सारी अकड़ निकल जाएगी। कविता ने उसकी बात को अनसुना किया और डायरी को बैग में रख लिया। राजेश ने एक और गाली दी और गलियारे में चला गया। कविता ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, बस थोड़ा और समय। रात के 11 बजे थे। थाने में अब सन्नाटा था। सिर्फ कुछ सिपाहियों की खुसर-पुसर और बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। कविता ने अपनी आंखें बंद की और अपने केस के बारे में सोचने लगी। वो केस एक गरीब परिवार का था जिसकी जमीन एक बड़े बिल्डर ने हड़प ली थी। बिल्डर का नाम था अंशुमान, एक ऐसा शख्स जिसके पास पैसा और राजनीतिक रसूख था। कविता ने इस केस को इसलिए लिया था क्योंकि वो उस परिवार की बेबसी को देख नहीं पाई थी। उस परिवार की बेटी, जिसका नाम श्रेया था, ने कविता से रोते हुए कहा था, दीदी अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। कविता ने उस दिन ठान लिया था कि वो इस केस को जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब वो खुद एक लॉकअप में बंद थी और उसका समय कोर्ट पहुंचने का निकल रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। तभी लॉकअप का दरवाजा खुला। निखिल, वो जवान सिपाही, अंदर आया। उसके हाथ में गिलास पानी था। उसने कविता की तरफ गिलास बढ़ाया और बोला, ले पानी पी ले, रात लंबी है। कविता ने गिलास लिया लेकिन पानी नहीं पिया। उसने गिलास को खाट पर रख दिया और कहा, मुझे प्यास नहीं है। निखिल ने उसकी तरफ देखा और एक गंदी सी मुस्कान थी। अरे मैडम, इतना नखरा क्यों? राजेश चौधरी के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो तो सुबह तक छूट जाओगी। कविता की आंखें भड़कीं, लेकिन उसने खुद को काबू किया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। दिति ने हंसते हुए कहा, अच्छा साली, तू तो बहुत सती सावित्री बन रही है। देख सुबह तक तेरा ये नखरा निकल जाएगा। वो हंसता हुआ बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। दिति ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने अपनी डायरी फिर से खोली और अर्जुन सिंह की बातें भी नोट कर लीं। वो हर उस गलती को दर्ज कर रही थी जो ये पुलिस वाले कर रहे थे। सुबह होने वाली थी। कविता ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसका दिमाग लगातार चल रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे वो इन पुलिस वालों को सबक सिखाएगी। उसने ठान लिया था कि वो कोर्ट में ना सिर्फ अपने केस को जीतेगी बल्कि इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। चुपचाप गलियारे में चली गई। विनीत राणा थाने के मेन हॉल में बैठा था। उसके सामने एक टेबल पर चाय का कप और कुछ बिस्किट रखे थे। उसने अदिति को देखा और बोला, बोल साली, अब तो अकड़ निकल गई होगी, सच सच बता। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कोर्ट जाना है, आप लोग मुझे गलत तरीके से रोक रहे हैं। विनीत राणा ने गुस्से में चाय का कप टेबल पर पटका और बोला, साली तू अभी भी नहीं सुधरी, चल वापस लॉकअप में जा, दोपहर तक तुझे छोड़ देंगे अगर तूने ठीक से बर्ताव किया। अदिति को फिर से लॉकअप में बंद कर दिया गया, लेकिन अब उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसने ठान लिया था कि वो अब और चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा, विनीत राणा और अर्जुन सिंह के खिलाफ वो कोर्ट में शिकायत करेगी। दोपहर के 12 बजे थे। थाने में अब हलचल बढ़ गई थी। कुछ लोग शिकायत लेकर आ रहे थे, कुछ पुलिस वाले बाहर जा रहे थे। अदिति को फिर से बाहर बुलाया गया। इस बार विनीत राणा के साथ एक और ऑफिसर था जो शायद सीनियर था। उसका नाम था इंस्पेक्टर अंशुमान नेगी। उसने अदिति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्यों पकड़ा गया? अदिति ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम अदिति मिश्रा है, मैं कोर्ट जा रही थी लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे गलत तरीके से रोक लिया। अंशुमान ने विनीत की तरफ देखा और पूछा, क्या माजरा है विनीत, इसे क्यों पकड़ा? विनीत ने झूठ बोलते हुए कहा, साहब ये औरत शक के आधार पर पकड़ी गई थी, हमें लगा कि ये कोई गलत काम कर रही है। अदिति ने पहली बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, शक के आधार पर आपने मेरे साथ गालियां दी, मुझे अपमानित किया और बिना किसी सबूत के लॉकअप में डाल दिया, क्या यही आपका कानून है? अंशुमान ने विनीत की तरफ देखा और कहा, विनीत ये क्या माजरा है? विनीत ने घबराते हुए कहा, साहब मैंने तो बस ड्यूटी की। अदिति ने अब अपनी पहचान छुपाने का फैसला छोड़ दिया। उसने अपनी डायरी निकाली और अंशुमान को देते हुए कहा, ये मेरे नोट्स हैं, मैं एक वकील हूँ, मैं कोर्ट में एक केस लड़ने जा रही थी, आपके सिपाहियों ने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब मैं कोर्ट में लूंगी। अंशुमान ने डायरी लिया और उसमें लिखा हुआ पढ़ा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने विनीत से कहा, तुमने इसे वकील जानकर भी ऐसा बर्ताव किया? विनीत ने घबराते हुए कहा, साहब हमें नहीं पता था। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं पता था तो क्या, आप हर औरत के साथ ऐसा ही करते हैं? अंशुमान ने अदिति से कहा, मैडम आप जाइए, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन अदिति ने कहा, नहीं साहब, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। उसने अपना बैग उठाया और थाने से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अदिति कहाँ हो, कोर्ट में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ये आवाज थी राजेश चौधरी की, जो अदिति का जूनियर वकील था और आज कोर्ट में उसके साथ केस की सुनवाई में शामिल होने वाला था। अदिति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजेश मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ हुआ है, मैं अभी कोर्ट पहुंच रही हूँ। तुम जज साहब को बता दो कि मैं थोड़ी देर से पहुंचूंगी, लेकिन केस की सुनवाई रुकने मत देना। राजेश ने चिंता भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ अदिति, सब ठीक तो है? अदिति ने कहा, बाद में बताऊंगी, बस तुम कोर्ट में सब संभालो।
उसने फोन काट दिया और सड़क पर खड़े एक ऑटो को हाथ दिया। नया ऑटो वाला, एक युवा लड़का जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी, बोला, मैडम कहाँ जाना है? अदिति ने कहा, कोर्ट, जल्दी। ऑटो स्टार्ट हुआ और अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो ना सिर्फ अपने केस की तैयारी कर रही थी बल्कि थाने में हुए अपमान का हिसाब भी जोड़ रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखे नोट्स को याद किया। विनीत राणा, अर्जुन सिंह और उनके द्वारा कही गई हर गाली, हर अपमान। उसने ठान लिया था कि वो इन लोगों को कोर्ट में घसीटेगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि कोई दूसरा पुलिस वाला किसी और औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले 100 बार सोचे। ऑटो कोर्ट के बाहर रुका। अदिति ने ऑटो वाले को पैसे दिए और तेज कदमों से कोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ी। कोर्ट का परिसर हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। वकील अपनी काली कोट पहने इधर उधर भाग रहे थे। कुछ मुवक्किल अपने वकीलों के साथ कागजात ले चर्चा कर रहे थे और कुछ लोग कोर्ट के बाहर बेंचों पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अदिति ने अपने बैग से अपनी वकील की ड्रेस निकाली, काला कोट, सफ़ेद शर्ट और काला दुपट्टा। वो कोर्ट के वॉशरूम में गई, कपड़े बदले और जब बाहर निकली तो वो पूरी तरह से एक वकील की तरह दिख रही थी। उसका साधारण सलवार कमीज अब बैग में था और उसकी जगह एक आत्मविश्वास से भरी वकील ने ले ली थी। उसने अपने बालों को एक सख्त जोड़े में बांधा और कोर्ट रूम नंबर 7 की तरफ बढ़ी। कोर्ट रूम में जज साहब, जिनका नाम था जस्टिस प्रकाश मेहता, पहले से ही सुनवाई शुरू कर चुके थे। अदिति ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर प्रवेश किया। जज साहब ने उसे देखा और हल्के से भवे चढ़ाते हुए कहा, मिस मिश्रा, आप लेट हैं, क्या वजह है? अदिति ने शांत स्वर में कहा, महोदय, रास्ते में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां आ गई थीं, मैं माफी मांगती हूं। जज साहब ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब शुरू कीजिए। अदिति ने अपनी फाइलें खोली और केस की दलील शुरू की। उसका केस विनोद मेहता के खिलाफ था, जो एक बड़े बिल्डर थे। विनोद मेहता का वकील, एक मशहूर वकील अनिल गुप्ता, अपनी पूरी ताकत से अदिति की दलीलों का जवाब दे रहा था। लेकिन अदिति का दिमाग आज कुछ और ही तेज चल रहा था। शायद थाने में हुए अपमान ने उसे और मजबूत कर दिया था। उसने एक एक दस्तावेज को इतनी बारीकी से पेश किया कि जज साहब भी प्रभावित हुए। उसने उस गरीब परिवार की जमीन के कागजात, विनोद मेहता के फर्जी दस्तावेज और गवाहों के बयान को इतने सटीक तरीके से रखा कि अनिल गुप्ता के पास जवाब देने को ज्यादा कुछ बचा नहीं। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने कहा, मिस मिश्रा, आपने बहुत अच्छी दलील दी, अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। अदिति ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कोर्ट रूम से बाहर निकली। बाहर सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। उसने उत्साह से कहा, अदिति, तुमने तो कमाल कर दिया। अनिल गुप्ता का चेहरा देखने लायक था। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अभी तो शुरुआत है सुरेश। उसने सुरेश को थाना में हुई सारी घटना बताई। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह को तो मैं अभी सबक सिखाता हूं, उसने गुस्से में कहा। लेकिन अदिति ने उसे रोका और कहा, नहीं सुरेश, ये जंग कोर्ट में लड़ी जाएगी। मैं चाहती हूं कि इन लोगों को कानून की ताकत का पता चले। उसने सुरेश को कुछ निर्देश दिए और कहा, तुम मेरे लिए कुछ लोगों से संपर्क करो, मुझे एक मजबूत केस तैयार करना है। सुरेश ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। अदिति ने कोर्ट के बाहर एक चाय की टपरी पर रुककर एक कप चाय मंगाई। वो चाय पीते हुए अपनी डायरी खोली और उसमें कुछ और नोट्स लिखे। उसने इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह के खिलाफ एक शिकायत तैयार करने का प्लान बनाया। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। पुलिस वाले अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और कई बार लोग डर के मारे उनके खिलाफ शिकायत करने से कतराते हैं। लेकिन अदिति डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कई बड़े बड़े केस लड़े थे और हर बार उसने सच और इंसाफ को चुना था। उसने अपनी डायरी में लिखा, इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह को उनकी गलती की सजा मिलेगी। चाय खत्म करने के बाद अदिति ने एक और ऑटो लिया और सीधे अपने ऑफिस की तरफ चल दी। उसका ऑफिस शहर के एक पुराने इलाके में था, एक छोटी सी बिल्डिंग में, जहां वो और सुरेश मिलकर काम करते थे। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी फाइलें टेबल पर रखी और अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने केस ढूंढने शुरू किए। वो ऐसे केस ढूंढ रही थी जिनमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। उसने कई जजमेंट्स पढ़े, कुछ नोट्स बनाए और फिर अपने एक पुराने दोस्त, एक सीनियर वकील रमेश तिवारी को फोन किया। रमेश तिवारी शहर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और अदिति के मेंटर रह चुके थे। अदिति ने उन्हें सारी बात बताई। रमेश तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा, अदिति, ये बहुत गंभीर मामला है, तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पुलिस वाले अपने रसूख का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अदिति ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उसने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। सूरज अब ढल रहा था और शहर की सड़कें फिर से शांत होने लगी थी। लेकिन अदिति के दिमाग में शांति नहीं थी। वो एक साथ दो जंग लड़ रही थी, एक उस गरीब परिवार के लिए और दूसरी अपने सम्मान के लिए। उसने ठान लिया था कि वो दोनों जंग जीतेगी। रात के 8 बजे थे।
अदिति अभी भी ऑफिस में थी। सुरेश ने कुछ कागजात लाकर टेबल पर रखे और कहा, अदिति, मैंने तुम्हारे कहे हुए कुछ लोगों से बात की। एक एनजीओ है जो पुलिस के अत्याचार के खिलाफ काम करता है। उनके पास कुछ ऐसे केस हैं जिनमें इंस्पेक्टर विनीत राणा का नाम आया है। अदिति ने कागजात देखे और कहा, अच्छा काम किया सुरेश, अब हमें इन सबूतों को कोर्ट में पेश करना होगा। उसने इंस्पेक्टर विनीत राणा के खिलाफ एक शिकायत तैयार की, जिसमें उसने थाना में हुए अपमान, गालियों और गलत बर्ताव का पूरा ब्यौरा दिया। उसने अपनी डायरी के नोट्स को भी शिकायत का हिस्सा बनाया। रात के 10 बजे अदिति ने अपनी शिकायत पूरी की और उसे प्रिंट करवाया। उसने सुरेश से कहा, कल सुबह हम हाईकोर्ट जाएंगे। मैं चाहती हूं कि ये शिकायत तुरंत दर्ज हो। सुरेश ने सिर हिलाया और बोला, अदिति, तुम सचमुच कमाल हो। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कमाल तब होगा जब इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह को सजा मिलेगी। अदिति ने अपनी फाइलें बंद की और ऑफिस से निकल गई। बाहर सड़क पर अंधेरा था, लेकिन अदिति के मन में एक रोशनी थी, इंसाफ की रोशनी। वो जानती थी कि अगला दिन उसके लिए और भी बड़ा होगा। सुबह की पहली किरण शहर की सड़कों पर बिखर रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। अदिति अपने छोटे से फ्लैट में तैयार हो रही थी। उसने आज फिर अपनी वकील की वर्दी चुनी, काला कोट, सफेद शर्ट और काला दुपट्टा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक केस की सुनवाई का दिन नहीं था, ये उसकी जंग का आखिरी पड़ाव था। वो ना सिर्फ उस गरीब परिवार की जमीन वापस दिलाने के लिए कोर्ट जा रही थी, बल्कि इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह जैसे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए भी। उसने अपने बैग में अपनी फाइलें, अपनी डायरी और इंस्पेक्टर विनीत राणा के खिलाफ तैयार की गई शिकायत रखी। उसने एक बार फिर अपनी डायरी खोली और उन गालियों को पढ़ा जो इंस्पेक्टर विनीत राणा ने उसे दी थी। साली, हरमजादी, कहीं की चोरी चकारी धंधा करती है। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन उसने इस गुस्से को अपनी ताकत बनाया था। उसने डायरी बंद की, बैग कंधे पर डाला और अपने फ्लैट से निकल गई। बाहर सड़क पर उसने एक ऑटो लिया और सीधे शहर हाईकोर्ट की तरफ चल दी। ऑटो में बैठे बैठे वो अपने केस की हर दलील को एक बार फिर दिमाग में दोहरा रही थी। उसका पहला लक्ष्य था विनोद मेहता के खिलाफ केस जीतना और दूसरा लक्ष्य था इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। ऑटो कोर्ट के गेट पर रुका। अदिति मिश्रा ने ऑटो वाले को पैसे दिए और तेज कदमों से कोर्ट की इमारत में दाखिल हुई। कोर्ट का माहौल पहले वाले कोर्ट से अलग था। यहाँ की हलचल में एक गंभीरता थी। वकील अपनी फाइलें लिए तेज तेज चल रहे थे और कोर्ट के गलियारों में कानून की किताबों की गंध थी। अदिति ने अपने जूनियर वकील राजेश को फोन किया, जो पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। अदिति ने पूछा, राजेश, मैं पहुंच गई हूं, तुम कहां हो? राजेश ने कहा, मैं कोर्ट रूम नंबर 3 के बाहर हूं। जज साहब की सुनवाई 10 बजे शुरू होगी। अदिति ने घड़ी देखी, सुबह के 10:15 बजे। उसके पास अभी समय था। उसने कोर्ट के बाहर बनी एक छोटी सी कैंटीन से एक कप चाय ली और अपनी शिकायत के कागजात एक बार फिर देखे। उसने हर बिंदु को ध्यान से पढ़ा। इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह के गलत बर्ताव, गालियों और बिना सबूत के लॉकअप में बंद करने की घटना। उसने अपने गवाह सुरेश यादव का बयान भी जोड़ा था, जिसे राजेश ने पिछले दिन रिकॉर्ड किया था। सुरेश यादव ने लिखित में बयान दिया था कि उसने इंस्पेक्टर विनीत राणा को अदिति के साथ गलत बर्ताव करते देखा था। अदिति ने चाय खत्म की और कोर्ट रूम की तरफ बढ़ी। कोर्ट रूम नंबर 3 में जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक सख्ती थी जो हर उस व्यक्ति को चेतावनी दे रही थी जो उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत करता था। अदिति ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया और अपनी जगह ली। सामने की बेंच पर विनोद मेहता का वकील अनिल गुप्ता पहले से ही मौजूद था। उसने अदिति को देखा और एक तिरछी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो कि वो ये केस आसानी से जीत लेगा। लेकिन अदिति ने उसकी मुस्कान को अनदेखा किया। उसका ध्यान सिर्फ अपनी दलील पर था। सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने कहा, मिस मिश्रा, आप अपनी दलील शुरू करें। अदिति ने अपनी फाइलिंग खोली और अपनी बात शुरू की। उसने उस गरीब परिवार की कहानी को इतने भावात्मक और तार्किक तरीके से पेश किया कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि कैसे विनोद मेहता ने फर्जी कागजात बनाकर उस परिवार की जमीन हड़प ली थी। उसने हर दस्तावेज को एक एक करके पेश किया, जमीन के असली कागजात, गवाहों के बयान और विनोद मेहता के फर्जीवाड़े के सबूत। अनिल गुप्ता ने बीच बीच में आपत्ति जताई, लेकिन अदिति ने हर आपत्ति का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया कि जज साहब भी प्रभावित हुए। उसने आखिरी में कहा, महोदय, ये केस सिर्फ एक जमीन का नहीं है, ये एक गरीब परिवार के सम्मान और जीविका का सवाल है।
विनोद मेहता जैसे लोग अपने पैसे और रसूख के बल पर गरीबों का हक छीनते हैं। मैं कोर्ट से अनुरोध करती हूं कि इस परिवार को इंसाफ दिया जाए। जज साहब ने सिर हिलाया और अनिल गुप्ता से उनकी दलील पेश करने को कहा। अनिल गुप्ता ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पास अदिति के सबूतों का कोई ठोस जवाब नहीं था। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने कहा, इस केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। अदिति ने धन्यवाद कहा और कोर्ट रूम से बाहर निकली। बाहर राजेश ने उत्साह से कहा, अदिति, तुमने तो अनिल गुप्ता की बोलती बंद कर दी। मुझे यकीन है कि हम ये केस जीतेंगे। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अभी एक और जंग बाकी है राजेश। उसने अपनी शिकायत की फाइल निकाली और कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां उसने इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने अपनी डायरी के नोट्स, सुरेश यादव का बयान और कुछ अन्य सबूत जैसे थाना के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी, जो राजेश ने एक एनजीओ की मदद से हासिल की थी, भी जमा किए। रजिस्ट्रार ने शिकायत को स्वीकार किया और कहा, मिस मिश्रा, इसकी सुनवाई जल्दी होगी। अदिति ने धन्यवाद कहा और वापस कोर्ट रूम की तरफ लौटी। दोपहर के 2 बजे थे। कोर्ट रूम फिर से भर चुका था। जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली और फैसला सुनाना शुरू किया। इस केस में पेश किए जाने वाले सबूतों और दलीलों के आधार पर यह कोर्ट पाता है कि विनोद मेहता ने फर्जी कागजात बनाकर रानी और उसके परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की। कोर्ट आदेश देता है कि जमीन तुरंत रानी के परिवार को वापस की जाए और विनोद मेहता को इस परिवार को 5 लाख का हर्जाना देना होगा। कोर्ट रूम में तालियां गूंजी। रानी, जो कोर्ट रूम के पीछे बैठी थी, की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अदिति की तरफ देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अदिति ने उसे गले लगाया और कहा, रानी, तुम्हारा हक तुम्हें मिल गया। लेकिन अदिति की जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसी दिन अपने मेंटर रमेश तिवारी को फोन किया और इंस्पेक्टर विनीत राणा के खिलाफ शिकायत की प्रगति के बारे में बात की। रमेश तिवारी ने कहा, अदिति, मैंने तुम्हारी शिकायत को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया है। कल इसकी सुनवाई होगी। अदिति ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह अदिति फिर से हाई कोर्ट पहुंची। इस बार कोर्ट रूम नंबर 1 में उसकी शिकायत की सुनवाई थी। जज साहब चीफ जस्टिस रविंदर सिंह ने अदिति को अपनी शिकायत पेश करने को कहा। अदिति ने सारी घटना को विस्तार से बताया, कैसे इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने उसे अपमानित किया, गालियां दी और बिना सबूत के लॉकअप में बंद किया। उसने अपनी डायरी के नोट्स, सुरेश यादव का बयान और कुछ अन्य सबूत जैसे थाना के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी, जो राजेश ने एक एनजीओ की मदद से हासिल की थी, भी जमा किए। रजिस्ट्रार ने शिकायत को स्वीकार किया और कहा, मिस मिश्रा, इसकी सुनवाई जल्दी होगी। अदिति ने धन्यवाद कहा और वापस कोर्ट रूम की तरफ लौटी। दोपहर के 2 बजे थे। कोर्ट रूम फिर से भर चुका था। जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली और फैसला सुनाना शुरू किया। इस केस में पेश किए जाने वाले सबूतों और दलीलों के आधार पर यह कोर्ट पाता है कि विनोद मेहता ने फर्जी कागजात बनाकर रानी और उसके परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की। कोर्ट आदेश देता है कि जमीन तुरंत रानी के परिवार को वापस की जाए और विनोद मेहता को इस परिवार को 5 लाख का हर्जाना देना होगा। कोर्ट रूम में तालियां गूंजी। रानी, जो कोर्ट रूम के पीछे बैठी थी, की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अदिति की तरफ देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अदिति ने उसे गले लगाया और कहा, रानी, तुम्हारा हक तुम्हें मिल गया। लेकिन अदिति की जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसने उसी दिन अपने मेंटर रमेश तिवारी को फोन किया और इंस्पेक्टर विनीत राणा के खिलाफ शिकायत की प्रगति के बारे में बात की। रमेश तिवारी ने कहा, अदिति, मैंने तुम्हारी शिकायत को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया है। कल इसकी सुनवाई होगी। अदिति ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह अदिति फिर से हाईकोर्ट पहुंची। इस बार कोर्ट रूम नंबर 1 में उसकी शिकायत की सुनवाई थी। जज साहब चीफ जस्टिस रविंदर सिंह ने अदिति को अपनी शिकायत पेश करने को कहा। अदिति ने सारी घटना को विस्तार से बताया, कैसे इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने उससे अपमानित किया, गालियां दी और बिना सबूत के लॉकअप में बंद किया। उसने अपनी डायरी के नोट्स, सुरेश यादव का बयान और सीसीटीवी फुटेज पेश किए। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो कोर्ट में मौजूद थे, के चेहरे लटक गए थे। इंस्पेक्टर विनीत राणा ने सफाई देने की कोशिश की। महोदय, हमें नहीं पता था कि वे वकील हैं। हमें शक था कि वे कोई गलत काम कर रही हैं। लेकिन अदिति ने तुरंत जवाब दिया, महोदय, अगर मैं वकील ना होती तो क्या ये लोग किसी भी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने का हक रखते हैं? ये लोग अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जज साहब ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई। आप लोगों ने ना सिर्फ एक वकील का अपमान किया, बल्कि एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये कोर्ट ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इंस्पेक्टर विनीत राणा और कांस्टेबल अर्जुन सिंह को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने अदिति को 1 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही अदिति की आंखें नम थीं। ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जो पुलिस की ज्यादती का शिकार होती है। बाहर रानी और उसका परिवार अदिति का इंतजार कर रहा था।
रानी ने अदिति का पैर छुए और कहा, दीदी आपने हमें नया जीवन दिया। अदिति ने उसे उठाया और कहा, रानी ये तुम्हारा हक था। उसी दिन शाम को अदिति अपने कार्यालय पहुंची। राजेश ने उसे गले लगाया और कहा, अदिति तुमने 2 जंग जीत ली। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी और कई रानी हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए। उसने अपनी डायरी खोली और एक नया पन्ना शुरू किया। उसने लिखा, इंसाफ की राह आसान नहीं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। बाहर सूरज ढल रहा था और शहर की सड़कें फिर से शांत हो रही थीं, लेकिन अदिति के दिल में एक नई आग जल रही थी, इंसाफ की आग। अच्छा दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग कहानी। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।